नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश क्या खरीदे क्या बेचें। मैं हूं विवेक मित्तल। आज अगर हम देखें तो मार्केट में संकेत ग्लोबली अगर देखें तो मिक्स रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेंड था कल के सत्र का उसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का इंडियन मार्केट में ट्रेंड देखने के लिए मिला। तो सेंसेक्स में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, निफ्टी में भी अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। सेंसेक्स एक समय पर 400 से भी ज़्यादा पॉइंट बढ़कर कामकाज कर रहा था। वहीं अगर हम देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिली। निफ्टी में भी करीब सस्टेन लेवल पर 140 अंकों की बढ़त देखने के लिए मिल रही थी। हालांकि आखिरी के सत्र में करीब आखिरी के 15-20 मिनट में निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों ही इंडिसेस से अच्छा सहारा मिला। निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी थी और एक समय पर इंट्राडे में निफ्टी बैंक ने 51,000 का लेवल भी तोड़ा। हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया 51,000 के ऊपर, और निफ्टी बैंक में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी ऊपरी स्तरों से। आईटी इंडेक्स में भी तेजी लगातार बनी हुई है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो आईटी इंडेक्स में करीब 2500 अंकों से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। अब ये देखना होगा कि कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स होगा जो कि आज के मार्केट में और इस पूरे हफ्ते में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अरुण मंत्री जी, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। मंत्री साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे देख रहे हैं आज का मार्केट और इस पूरे हफ्ते का मार्केट की मार्केट में बुधवार का ट्रेडिंग सेशन अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो कैसे देख रहे हैं कि मार्केट कहां जाना चाहिए? और इस पूरे हफ्ते में चूंकि फेड के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आना है, वहां से भी कुछ मार्केट कोशिश कर रहा है कि फेड रेट कट की कुछ इंडिकेशन मिल सके। क्या लग रहा है सर? देखिए विवेक जी, मुझे लग रहा है मार्केट ओवरऑल एक ट्रेंड रिवर्सल के दौर पे आ चुका है, क्योंकि जो बेरिश ट्रेंड बना था निकाई के वजह से या फिर यूएस मार्केट की वजह से, वो बेरिश ट्रेंड अभी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यूएस और निकाई का मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाइज के पास वापस जा चुका है। यूएस मार्केट तो अपने ऑल टाइम हाइज के पास ही है, निकाई थोड़ा दूर है, पर जहां से गिरा था वहीं पे वापस निकाई भी आ चुका है। तो मुझे लग रहा है मार्केट, इंडिया का मार्केट भी थोड़ा उसी को रेप्लिकेट करेगा और थोड़ी आपको तेजी और देखने को मिल सकती है। पर विवेक जी, एक खास बात है इस मार्केट में या इस रिकवरी में, जो तेजी पहले देखने को मिली थी वैसी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। जो डिफेंस रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी वो क्लियरली गायब है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है। इंडेक्स जरूर वापस आ रहे हैं अपने ऊपरी रेंज पे, पर स्टॉक्स वापस ऊपर नहीं आ रहे, तो वो चीज का सभी को ध्यान रखना है। और स्टॉक्स वही बाय करें जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो पहले भी मैंने काफी बार अपने ही शो पे, इसी शो पे या दूसरे शो पे भी कहा था, जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं उसमें रिकवरी नहीं दिखने को मिलेगी। अगर रिकवरी आती भी है तो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में रह सकती है। तो ये रिकवरी उतनी अच्छी नहीं है जो पहले रिकवरी मार्केट में आती थी। ये रिकवरी में आपको स्टॉक जरूर चल रहे हैं, पर मिड कैप में, स्मॉल कैप में वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है आज और आने वाले दिन मार्केट कंसोलिडेशन के रह सकते हैं। थोड़ा पॉजिटिवनेस जरूर है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल कंसोलिडेशन के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम देखें तो सर, सेंसेक्स करीब 378 अंक बढ़कर बंद हुआ, तो करीब 400 अंक के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली। वहीं निफ्टी 126 अंक बढ़कर बंद हुआ, करीब 140-50 पॉइंट की जो एक सस्टेन बाइंग थी वहाँ से हल्का सा सॉफ्ट हुआ था आखिरी के सत्र में। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में उतनी ज़ोरदार तेज़ी नहीं देखने के लिए मिल रही है। हालांकि मिड कैप में मिड कैप 100 देखें तो करीब 0.25% बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में देखें तो अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन आ रहा है, लेकिन अभी लोगों के पोर्टफोलियो कितने प्रॉफिट में आ पाएंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। लेकिन सर, कुछ एक जो कल के सत्र में हमने देखा कि कुछ एक स्टॉक्स जहां पर कि अच्छा मोमेंटम बन रहा था, उसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इंडसइंड बैंक, ये फाइनेंशियल स्पेस से अगर हम देखें तो इन तीनों ही शेयरों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। कैसे देख रहे हैं सर? पीयूष जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम पोर्टफोलियोज यूजुअली देखते भी रहते हैं, क्लाइंट्स के भी आते हैं, किसी लोगों के भी देखते हैं। तो मार्केट में तेजी के साथ पोर्टफोलियो वैसे नहीं बढ़ रहे जो पोर्टफोलियो पहले बढ़ा करते थे। वो एक जरूर दिक्कत की बात है, और वो दिक्कत मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 1.5 महीने और भी रहेगी। और जहां तक आपने फाइनेंशियल सेक्टर की बात की, बजाज फाइनेंस डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। बजाज हाउसिंग का आईपीओ भी आना है, उस आईपीओ के पहले बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस 7,000 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो बजाज फाइनेंस पे जरूर नजर रखें। स्टॉक टेक्निकली अपने सपोर्ट के आसपास है और यहाँ से 300 रुपए तक की मोमेंटम दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक अगर फाइनेंशियल स्पेस से देखें या फिर इंश्योरेंस स्पेस से देखें, तो एचडीएफसी लाइफ मुझे लग रहा है वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम है। तो 700 710 के आसपास है, वो भी 750, 440, 740, 750 तक जा सकता है। इंडसइंड बैंक में भी एक अच्छा आपको रुझान देखने को मिल रहा है, ट्रेंड रिवर्सल नीचे की तरफ से, तो उस पर भी जरूर ध्यान रख सकते हैं।
जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हो विवेक जी, शॉर्ट टर्म में अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म में 1 से 2% की मोमेंटम और जरूर देखने को मिल सकती है। एक बजाज फाइनेंस ऐसा स्टॉक है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ऑलमोस्ट 400 रुपए तक के टारगेट्स मिल रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस पर जरूर नजर रखें, हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए बजाज फाइनेंस आप लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो बजाज के शेयर अच्छे लग रहे हैं और चूंकि इनकी आम का आईपीओ आ रहा है तो उसका एक जो रब ऑफ इम्पैक्ट होता है वो जरूर काउंटर्स पर देखने के लिए मिलता है। सर, टेक महिंद्रा आईटी स्पेस में देखें तो एक अच्छी लीड लेता हुआ दिख रहा है। अब पहले हमने देखा था कि इन्फोसिस और टीसीएस ने मोर्चा संभाला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मिड कैप आईटी के जो टॉप नोच शेयर हैं वहाँ से कुछ पार्टिसिपेशन अच्छा आ रहा है। हमने कल साइंट में भी अच्छी बाइंग देखी, टेक महिंद्रा में भी बाइंग देखी। कोई है आपकी फोकस में या रडार पर आईटी का अच्छा शेयर? देखिए डेफिनेटली टेक महिंद्रा हमारे रडार पे था और वैसे रिकमेंड नहीं किया है, पर जिनके पास भी है उनको होल्ड करने की राय जरूर दी है, क्योंकि टेक महिंद्रा मोमेंटम काफी अच्छा है। आपने सही कहा, 1580 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आया और 1630 के आसपास आज ये स्टॉक जा चुका है। तो टेक महिंद्रा पे जरूर नजर है। अगर आप दूसरे स्टॉक में बात करें तो एलटीआईएम, मुझे लग रहा है एलटीआईएम में भी एक अच्छा मोमेंटम जरूर नजर आ रहा है। 5700 के आसपास है, थोड़ा डिप आ सकता है 5650 तक। तो अगर 5650 के आसपास आता है तो एलटीआईएम पे जरूर नजर रखें। एफएसएल हमने एक दो बार रिकमेंड किया है, तो एफएसएल वैसे स्टॉक चल चुका है तो उस पर भी जरूर नजर रखें। तो पर मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर मिड कैप आईटी की बात करें तो एलटीआईएम ऐसा स्टॉक है जहां पे हल्के हल्के का करेक्शन आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। जी। भारतीय एयरटेल सर, वैसे तो काफ़ी चला, टेलीकॉम शेयर में अच्छी स्ट्रेंथ भी देखने के लिए मिली है, लेकिन कल के सत्र में पिटता हुआ दिखाई दिया। कैसे देख रहे हैं सर भारतीय एयरटेल को? जी डेफिनेटली भारतीय एयरटेल वैसे आउट परफॉर्मर रहा है, पर चलते मार्केट में अब वो पॉजिटिवनेस नहीं दिख रही है और अपने सपोर्ट के एग्जैक्टली उसी के आसपास कल क्लोज हुआ है। तो 1440 1450 का ही सपोर्ट है, उसी के आसपास ये क्लोज हुआ है। अगर ये 1440 के नीचे चला जाता है तो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड जरूर रहेगा, क्योंकि टेक्निकली मैं राय दे पाऊंगा, फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली 1440 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1420 1410 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है जिनके पास भी है शॉर्ट टर्म में किसी ने लिया है तो 1440 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। जी। सब ब्रोकिंग शेयरों में काफ़ी हलचल दिनों के बाद देखने के लिए मिली है। काफ़ी समय से सुस्त चल रहे थे शेयर। एंजल वन, एडलवाइज, आईएफएल सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, इन सभी में अच्छा सर्च देखने के लिए मिला। कोई खास वजह या कोई मुख्य आपको लग रहा है कि कोई वैल्यूएशन को लेकर कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है, और किस तरह से देखना चाहिए इन सभी शेयरों को? क्योंकि वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, कोई ज्यादा बड़ा कवरेज इस स्टॉक पे नहीं है। पर डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केट में वॉल्यूम्स हो रहे हैं, सेकेंडरी एफ का जो कंसल्टेशन पेपर निकला था उसी के बाद एक ओवरहैंग मार्केट से खत्म हो चुका है कि इससे ज्यादा बुरा कुछ इंडस्ट्री के लिए नहीं होना चाहिए, और ये चीजों के लिए मार्केट प्रिपेयर भी हो रहा है। सेम चीज आपको ब्रोकिंग कंपनी में भी नजर आएगी, उनके स्टॉक्स भी नीचे की तरफ से अच्छा चले हैं। बीएससी पे भी एक नजर रहनी चाहिए। बीएससी वैसे हमने रिकमेंड भी किया है, ये स्टॉक काफी अच्छा लग भी रहा है। तो 2700 के आसपास बीएससी चल रहा है। तो इनफैक्ट अगर आप मार्केट पे बेट करना चाहते हैं, मार्केट के फोर्सेस पे बेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्सचेंज पे बेट करें। बीएससी एमसीएक्स दोनों ही मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। बीएससी एक करेक्टेड स्टॉक है, 2700 के आसपास है, उस पर जरूर नजर रखें। अगर आप ब्रोकिंग कंपनी की बात करते हैं तो एंजल वन में एक अच्छा मोमेंटम है, आज भी कल भी 13% ऊपर बंद हुआ था। तो एंजल वन और बीएससी ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। जी। साथ ही सर, हाल की लिस्टिंग ओला इलेक्ट्रिक का ये बड़ा सुर्खियों में बना हुआ है शेयर, और कल हमने देखा कि जब से लिस्ट हुआ था उसके बाद अच्छा मोमेंटम रहा, 157 रुपये की रेंज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद बहुत तेज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई इस काउंटर पर दिखाई दी। कैसे अब इसको देखना चाहिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों ही लोगों को जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या निवेशक हैं उनके लिए सर? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो डेफिनेटली एडवाइजेबल नहीं है, ना ही किए हैं हमने एडवाइस इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कोई टेक्निकल डेटा नहीं है, कोई चार्ट में वॉल्यूम का जी। डेटा नहीं है। जब तक आपके पास कोई टूल पे कोई बाय सिग्नल ना आए वैसे भी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की राय नहीं देते। और 5 या 6 दिन के कैंडल के बेसिस पे देना भी एक बेईमानी रहेगी स्टॉक के लिए। पर मोमेंटम काफी अच्छा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट काफी लोगों के मन में था, और ये स्टॉक आपने सही कहा 76 77 के आसपास फ्लैट लिस्टिंग हुई। देन स्टॉक कंटिन्यूस मोमेंटम तक 150 रुपए तक गया, क्योंकि बीच में रिजल्ट्स भी आए। रिजल्ट्स भी मार्केट को पसंद आए, कमेंट्री भी पसंद आई, 2 नए बाइक्स जो उन्होंने लॉन्च किया वो भी पसंद आया। पर एक अनुमान यही होता है, जब भी स्टॉक में बड़े रैली के बाद एक करेक्शन जरूर देखने को मिलता है। वही करेक्शन आपको वह स्टॉक में देखने को मिला, और 138 के आसपास
कल क्लोज होता हुआ नजर आया, तो और हो सकता है आपको 5 से 7 रुपए और गिर सकता है। क्योंकि अगर आप एक छोटी टेक्निकल लैंग्वेज में देखें, अगर आप 70 रुपए कोई स्टॉक चलता है तो यूजुअली 30-35 रुपए वापस गिरता है, 50% रिट्रेसमेंट होता है। तो 130-125 तक हो सकता है आता हुआ नजर आए। अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है या किसी को लेना ही चाहता है स्टॉक को, तो 125-130 वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे बाय करने के। जी सर, चीनी शेयर जो काफ़ी सुस्त चल रहे थे, बलरामपुर चीनी में कल हमने मोमेंटम बनते हुए देखा। उससे पहले हमने त्रिवेणी इंजीनियरिंग में मोमेंटम बनते हुए देखा था, लेकिन ये मोमेंटम कल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, रिवर्स हुआ। लेकिन द्वारिकेश शुगर सस्टेन्ड थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं सर चीनी कंपनियों को, क्योंकि चीनी कंपनियों में इस तरह की खबर आ रही है कि इथेनॉल के प्राइसेस जल्दी सरकार बढ़ा सकती है? जी, आपने सही कहा, कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। एथेनॉल के प्राइसेस, एथेनॉल के रिलेटेड स्टॉक जैसे प्राज इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करते हैं, बलरामपुर चीनी की बात करते हैं, तभी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अभी त्रिवेणी एक बड़े ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सस्टेन कर रहा है, तो त्रिवेणी पे जरूर नजर रखें, उसमें थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला स्टॉक रहेगा। द्वारिकेश भी अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। वैसे हमने कहीं रिकमेंड नहीं किया, क्लियर डिस्क्लेमर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया इसलिए बता रहा हूँ। तो द्वारकेश टेक्निकली अच्छा लग रहा है, त्रिवेणी भी अच्छा लग रहा है। अगर द्वारकेश में कोई बेट लेना चाहता है तो 71 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकता है। द्वारकेश में मुझे लग रहा है 80-82 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी सब पीएसयू बैंक्स और पीएसयू एनबीएफसीज, पहले मैं एनबीएफसीज की बात करूंगा। पीएफसी आरईसी इन दोनों में बड़े दिनों के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया कल के सत्र में। कैसे इनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड में रखना चाहिए या मिड टर्म में इनको किस तरह से देखना चाहिए? विवेक जी, डेफिनेटली पीएफसी को आपको पोर्टफोलियो में रखना है, चाहे वो मीडियम टर्म रहे, लॉन्ग टर्म रहे, शॉर्ट टर्म रहे, तीनों में ही अच्छा लग रहा है। और हर डेक पे हमने एक्यूमुलेट की राय भी दी है, 520 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको 570 590 तक जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप कह सकते हैं टेक्निकली भी अच्छे हैं, फंडामेंटली भी उनका आने वाले कुछ महीनों कुछ क्वार्टर्स तक अच्छे रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेशन भी है। तो मुझे लग रहा है अगर पीएफसी आरईसी की बात करें तो दोनों ही बुलिश है। 600 के आसपास आरईसी चल रहा है, 520 के आसपास पीएफसी चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म जैसा भी आपका व्यू है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर 1 से 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं मिनिमम, तो मुझे लग रहा है दोनों में अच्छा पैसा बनना चाहिए। जी सर, पीएसयू बैंक्स में काफ़ी दिनों के बाद मोमेंटम रिगेन होता हुआ दिखाई दिया। पंजाब नेशनल बैंक 117 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा भी करीब 2.5% ऊपर बंद हुआ। कैनरा बैंक में भी एक मामूली खरीदारी थी, लेकिन परसेंटेज टर्म में 1.25% अच्छी मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। कैसे अब इन काउंटर्स को देखना चाहिए सर, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म? देखिए विवेक जी, अगर आप टेक्निकली फॉलो करते हैं स्टॉक्स को, तो टेक्निकली अपने बेस से एग्जैक्टली रिवर्सल दिया है, तो अच्छे लेवल्स के आसपास स्टॉक मिल रहा है। स्पेसिफिकली कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, 240-245 के आसपास अच्छा बेस था, 253 के आसपास चल रहा है। इवन एसबीआई की अगर बात करें तो 780 से 800 के आसपास सपोर्ट अच्छा है, 819 के पास स्टॉक चल रहा है, तो अपने बेस के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एडिशन करने का अच्छा टाइम है। और एक चीज जो इस पे इम्पैक्ट करी, कल जो एफएम की मीटिंग हुई थी पीएसयू बैंक्स या लेंडर्स के साथ, उसका भी एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा पॉजिटिवनेस या पॉजिटिव न्यूज की एक्सपेक्टेशन मार्केट को पीएसयू बैंक्स की तरफ से रह सकती है, तो इसी वजह से आज मोमेंटम काफी अच्छा था। अगर दो स्टॉक पिक करना है तो मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, ये दोनों को जरूर पिक करें। अगर छोटे में पिक करना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आप लेके चल सकते हैं। जी साथ ही सर, जब से हिंडनबर्ग के जो नए आरोप लगे थे उसके बाद से अदानी स्टॉक्स में उतना तेज रिकवरी नहीं देखने के लिए मिली रिलेटिव टू मार्केट्स। अगर हम देखें तो अदानी और सेबी चेयरमैन को लेकर कांग्रेस कल देश भर में विरोध भी करने जा रही है। यानी कि 22 अगस्त को कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था उन्होंने कि 22 अगस्त को वो पूरे देश में विरोध करेंगे इस चीज़ का, और जेपीसी की मांग उनकी रहेगी। और साथ ही सेबी चेयरमैन के इस्तीफे को लेकर भी वो मांग करने वाले हैं। सर, ये विरोध प्रदर्शन अगर थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पर चला जाता है तो अदानी स्टॉक्स का क्या होने वाला है? और साथ ही अगर सेबी चेयरमैन को लेकर मामला थोड़ा सा उनके इस्तीफे को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पर चला जाता है तो मार्केट पर किस तरह से इंपैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए विवेक जी, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। ऑलमोस्ट ये चीज नेगेट हो चुकी है। सेबी चेयरपर्सन की तरफ से भी अच्छा एक क्लियर कट बयान आ चुका है, सेबी की तरफ से भी आ चुका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को वैसे भी अब ज्यादा सीरियसनेस इंडिया में लेती हुई नजर नहीं आ रही है। पॉलिटिकल इशू जरूर बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली अडानी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज है, सेबी चेयरपर्सन से रिलेटेड न्यूज है, तो पॉलिटिकली आपको स्टेटमेंट जरूर आते हुए नजर आएंगे। बट डायरेक्टली मुझे नहीं लग रहा कोई इम्पैक्ट आपको मार्केट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा इम्पैक्ट पड़ना होता तो अभी तक हो जाता था। अगर कोई फ्रेश
डेवलपमेंट होते हैं सेबी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक्सपेक्टेशन काफी कम है, क्योंकि सब कुछ क्लियरली स्पष्ट तौर पर ऑन टेबल रख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई फ्रेश डेवलपमेंट होते हैं रेगुलेटर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तभी आपको कोई इम्पैक्ट मार्केट पे आता हुआ नजर आएगा। वरना मुझे लग रहा है इस विरोध प्रदर्शन से या फिर इस ओवरऑल मोर्चे से, या कह सकते हैं इस ओवरऑल मूवमेंट से, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है अडानी स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत नेगेटिविटी या थोड़ी बहुत ओवरहैंग जरूर देखने को मिले, पर मार्केट पे मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कोई नया फ्रेश डेवलपमेंट इस केस में होता हुआ नजर आए। सर, अगर जेपीसी की मांग पर सरकार हाँ कर देती है कि ठीक है, अदानी ग्रुप को लेकर काफ़ी समय से अटकलें चल रही थी, प्रॉब्लम थी, हिंडनबर्ग के ही हालांकि आरोप थे, और बाकी किसी इंडियन सच बड़े ब्रोकिंग हाउस ने कोई इस तरह के क्वेश्चन नहीं उठाए, या वरना किसी विदेशी दूसरे ब्रोकरेज हाउस ने कोई सच क्वेश्चन नहीं उठाए, तो क्या सरकार अगर जेपीसी की मांग पर हाँ कर देती है तो क्या आपको लगता है कि अदानी स्टॉक्स फंसते हुए दिखाई देंगे जब तक वो जेपीसी से क्लियरेंस उनको नहीं मिल जाती? विवेक जी सही कहा, एक ओवरहैंग जरूर रहेगा, क्योंकि मार्केट नर्वसनेस को सबसे ज्यादा पहले लेता है। अगर कोई नर्वसनेस किसी भी ग्रुप के ऊपर रहेगी तो वो ओवरहैंग जरूर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको सेलिंग भी हो सकता है देखने को मिले। अडानी स्टॉक्स पे मेरा मेरा क्लियर कट व्यू है कि उस पर थोड़ा ओवरहैंग रहेगा, थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, पर मार्केट पे मुझे नहीं लग रहा इसके इसके लिए कोई आपको नेगेटिविटी नजर आएगी। अडानी स्टॉक्स पे रह सकती है, और जेपीसी का गठन हो भी सकता है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि वो होगा। अगर होता है तो थोड़ा बहुत ओवरहैंग अडानी स्टॉक्स पे रहेगा, पर क्लैरिफिकेशन सब तरह से आ चुका है, बड़ा बड़ा कोई क्लैरिफिकेशन आना बाकी नहीं है। जेपीसी के आउटकम में भी काफी महीने लग जाते हैं, तो वो एक दिक्कत जरूर रहेगी। हो सकता है इसी वजह से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको अडानी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। जी, साथ ही सर हमने शो की शुरुआत में बात की थी कि फेड के चेयरमैन शुक्रवार को जैक्सन होल में एक जो सिनॉप्सिस होती है वहाँ पर एक स्पीच देते हैं, तो वहाँ पर कुछ संकेत मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है दुनिया भर में कि क्या संकेत मिलेंगे। सर, आपको क्या लगता है कितना रेट कट की वो बात करेंगे? और मार्केट ऑलरेडी 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा बाउंस दिखा चुका है। क्या लगता है कि रेट कट को लेकर अगर उनका कुछ एग्रेसिव बयान आता है तो वो कुछ और मार्केट को फ्यूल देगा, और कहां पर उस फ्यूल का असर होगा? विवेक जी, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई बड़ा अग्रेसिव बयान आएगा। अगर आप मार्केट की बात करें, 50 बीपीएस रेट कट ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर हो चुका है। आने वाली जो फेड की नेक्स्ट मीटिंग रहेगी उसमें 50 बीपीएस रेट कट की ऑलरेडी बात चल चुकी है। प्रोबेबिलिटी मीटर में काफी हाई प्रोबेबिलिटी पे 50 बीपीएस चल रहा है। अगर 50 बीपीएस हो भी जाता है तो हो सकता है वहां से आपको मार्केट में थोड़ा करेक्शन होता हुआ नजर आए। अगेन लोग रिसेशन की बात करेंगे, लोग इकोनॉमी स्लोडाउन की बात करेंगे, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर है। पर मेरी कोई एक्सपेक्टेशन उनके बयान से नहीं है। फ्राइडे उनका आउटकम आना है, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन उनकी मीटिंग चलती है, और उनका जो टेस्टिमनी या उनका जो ओवरऑल स्पीच रहेगा फ्राइडे को देखने को मिलेगा। उसका इंपैक्ट आपको हो सकता है मंडे देखने को मिले। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा आपको सरप्राइज या नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। पर जहां तक मार्केट की बात है, मुझे लग रहा है 50 बीपीएस फैक्टर्ड इन है। यूएस के मार्केट ने भी वो फैक्टर कर लिया है, इंडिया का मार्केट भी अब करने जा रहा है या धीरे धीरे कर रहा है। अगर 50 बीपीएस नहीं होता है तो एक बड़ा नेगेटिविटी मार्केट के लिए रह सकता है। अगर 50 बीपीएस हो भी जाता है तो विवेक जी मुझे लग रहा है एक करेक्शन होगा मार्केट में। वो करेक्शन कब आएगा ये कहना मुश्किल है, पर एक करेक्शन मुझे लग रहा है फेड मीटिंग के आसपास, जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है उसी के आसपास आपको आता हुआ नजर आएगा। जी, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। जो हमने देखा कि मार्केट में चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन थोड़ा सा अब मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड आया, हालांकि आपने ब्रॉडली ये बोला कि अभी उतना ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, तो सर इस समय लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं इस हफ्ते, या आप मिड कैप स्मॉल कैप में कोई पर्टिकुलर काउंटर जो आपकी रडार पर हो? देखिए विवेक जी, क्लियरली उन स्टॉक्स पे फोकस है जिनके अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं। क्लियरली लास्ट शुरू में भी मैंने यही कहा विवेक जी, क्योंकि अर्निंग्स आते रहेंगे तो आपको स्टॉक प्राइस आपका चलता रहेगा। अर्निंग्स अच्छे आएंगे, स्टॉक गिरता भी है किसी वजह से तो वापस आपको चढ़ता हुआ भी नजर आएगा, इसलिए अर्निंग्स वाले स्टॉक पे ही नजर रखें। डिफेंस के, मिड कैप डिफेंस के काफी स्टॉक्स के अर्निंग काफी खराब आए, और आप क्लियरली उसका रुझान आपको स्टॉक्स पर नजर भी आ रहा है कि क्लियरली वो स्टॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एचएएल में एक नेगेटिव न्यूज थी कि उनके फाइटर जेट्स में हो सकता है डिलीवरी में थोड़ी देरी होती हुई नजर आए, उसकी वजह से वहां पे भी थोड़ा आपको प्रेशर नजर आ रहा है। तो जिन स्टॉक्स के, जिन कंपनीज के अर्निंग्स अच्छा आ रहे हैं उन पर नजर रखें, और वही स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। और मिड कैप स्मॉल कैप में अब वो दौर नहीं रहा जहां पे हर स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आएगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। तो अपनी जो भी स्टॉक्स, जो भी दर्शक या जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए यही राय रहेगी, अर्निंग जिन कंपनी की अच्छी आती है उनको ही रखें, और जिनकी अर्निंग खराब आई है और जो टेक्निकली वीक हो चुके हैं उनको एक बार का एग्जिट करने की राय रहेगी। सेकेंडली, जहां तक स्टॉक्स की बात है, मुझे लग रहा है दो या तीन स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। पीएफसी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए, तो पीएफसी पे ऑलरेडी अपना डिस्कशन हो चुका है, तो पीएफसी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है।
मदरसन सुमी एक स्टॉक है जो एक अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, 189 के आसपास है। तो मदरसन सुमी पे भी जरूर ध्यान रखें। मदरसन सुमी की एक ही दिक्कत है, ग्लोबली कुछ भी होता है तो मदरसन सुमी में आपको थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं नेगेटिविटी नजर आती है, पर टेक्निकली वो भी काफी अच्छा लग रहा है। तीसरा स्टॉक की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है जायडस लाइफ में भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। 4 या 5 दिन के करेक्शन के बाद ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ सकता है। तो 3 स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए, जायडस लाइफ, मदरसन और पीएफसी। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है तो ले सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस टारगेट अपने हिसाब से लगा करके जितना आप रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। पर ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो ये 3 स्टॉक्स जहां पर कि आज के सत्र के लिए या छोटी अवधि में आप इन 3 काउंटर पर ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो इस प्रोग्राम को तो यहाँ पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपका ट्रेडिंग डे आज भी अच्छा रहेगा और इन्वेस्टमेंट की नीति भी आपकी तैयार होती हुई बनती हुई दिखाई देगी। नमस्कार।